चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना। पहले भी आप लोगों ने इस टॉपिक का नाम सुना होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या होता है ध्यान से सुने। बेसिकली अभी तक जो भी रिफ्रैक्शन हमने देखा वो ये अज्यूम किया कि लाइट, जैसे मान लीजिए हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखा, तो लाइट को हम लोग मान रहे थे कि सिंगल वेवलेंथ का है। क्या चीज है? सिंगल वेवलेंथ। अगर सिंगल वेवलेंथ होता है तो उसको हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट कहते हैं। सिंगल लैम्डा का होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनो मतलब सिंगल, और क्रोमैटिक मतलब क्रोमा वर्ड जो होता है वो रिलेटेड होता है कलर ऑफ लाइट से, क्रोमा। तो मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर का लाइट, यानी सिंगल वेवलेंथ का लाइट। लेकिन व्हाइट लाइट जिससे हम लोग जनरली एक्सपेरिमेंट करते हैं वो तो मल्टीपल कलर्स हैं, उसमें इनफाइनाइट वेवलेंथ्स हैं। 400 नैनोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली 800 नैनोमीटर के सारे वेवलेंथ्स उसमें है, और उसको ब्रॉडली हम लोग 7 कलर्स में क्लासिफाई करते हैं। तो ये सिंगल वेवलेंथ तो है नहीं, तो अगर उसको भी कंसिडर करेंगे तो रिफ्रैक्शन कुछ और ही रिजल्ट देगा। उसी पार्ट को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, उसी के अंदर एक स्पेशल केस हो जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इस इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ को देखेंगे। तो एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो सुन ले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो a प्लस बी बाई लैम्डा प्लस हायर वैल्यूज आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉचीज रिलेशन। क्या चीज? कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कॉचीज रिलेशन कहता है कि लैम्डा जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। तो ज्यादातर अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फॉर अ मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम तो बात सही है, लेकिन उसके बाद वो कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकता है, वेवलेंथ पे। ठीक है, जैसे ये टर्म आप देख रहे हैं वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है, तो बेसिकली ये मीडियम डिपेंडेंस को शो करता है। लेकिन इसके अलावा थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बिकॉज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे ये अगर ग्लास का बना हुआ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1.5 कहते हैं ना, लेकिन ये 1.5 रेड के लिए और ब्लू के लिए सबके लिए सेम नहीं होगा, स्लाइट वेरिएशंस के साथ आएगा। ये एवरेज 1.5 है, लेकिन स्लाइट वेरिएशन इसमें हो सकता है। रेड का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा। ठीक, तो कॉचीज रिलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो लैम्डा अगर बढ़ेगा, लैम्डा बड़ा होगा तो n घटेगा, n डिक्रीज करेगा। देखिए, है ना, इनवर्स टाइप का रिलेशन है। यहाँ बड़ा लैम्डा पुट करिएगा तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, तो इसके साथ जो ये ऐड हो रहा है वो छोटा हो गया, मतलब ये टोटल छोटा हो गया तो n छोटा हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या समझ में आया भाई? क्या रेड का लैम्डा सबसे बड़ा होता है, आप जानते हैं, विजिबल रेंज में। तो हम लोग कंपेयर करेंगे रेड और ब्लू को। वॉयलेट बोलना अच्छा नहीं रहता है, तो आप देखेंगे एनसीईआरटी भी रेड और ब्लू वर्ड को ही यूज किया है। तो रेड और ब्लू को कंपेयर करेंगे, लैम्डा ऑफ रेड और लैम्डा ऑफ ब्लू में ये रिलेशन है ना। सबसे बड़ा वेवलेंथ विजिबल रेंज में रेड का है, और सबसे छोटा वॉयलेट का है, उसको हम लोग ब्लू जैसा कह रहे हैं। तो एन ऑफ रेड जो होगा वो लेस देन एन ऑफ ब्लू। ठीक, इससे बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी। क्या क्या अफेक्ट होगा? तो आप सोचें, पहला पॉइंट कि बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगा वही अफेक्ट हो जाएगा। लाइट अलग अलग कलर का लाइट अलग अलग एंगल पे बेंड होगा। ठीक, दूसरा, जब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा था तो उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाएगा। हालांकि आपने ये सुना होगा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट पास करता है तो वो डिस्पर्शन नहीं करता है। डिस्पर्शन नहीं करने का मतलब वो स्प्लिट नहीं होता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं भाई? ये है
जब लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है। 7 कंपोनेंट में स्प्लिट होना ही क्या है भाई? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये डिस्पर्शन जब वो लाइट पास करता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से तो ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें लाइट जो है वो सब एक ही बराबर आ जाते हैं, मतलब पैरेलल हो जाता है। हो जाएगा कि नहीं भाई? क्योंकि सबको इंसिडेंट रे के पैरेलल होना है। हाँ, सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग लैटरल डिस्प्लेसमेंट सबका अलग होगा, लेकिन क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे इसलिए आपको वो स्प्लिटिंग दिखेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबका डायरेक्शन ही अलग हो जाता है, तो सब में सेपरेशन आने लगता है। और जब काफी दूर आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर उनके बीच का सेपरेशन दिख जाएगा। इसमें सेपरेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको कलर्स सेपरेट दिख जाए। आया समझ में ये चीज कि इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगा और इसमें स्प्लिटिंग होगा। ठीक, हालांकि हल्का सा डिवीजन इसमें भी डिफरेंट होता है, लेकिन फाइनली जो लाइट आएगा वो तो पैरेलल होगा। किसके? इमर्जेंट लाइट हमेशा इंसिडेंट लाइट के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो सब पैरेलल होगा और इसकी वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग हमको दिखेगा नहीं जनरली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात। उसके बाद हम थोड़ा टीआईआर की बात करते हैं। ठीक है, टीआईआर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। टीआईआर जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, ये इसका एक फॉर्मूला होता था, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता था, वो होता था आईसी का, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि होता है साइन इनवर्स 1/n। साइन इनवर्स 1/n है ना, जहां n क्या बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखना ध्यान से, ये n अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग क्रिटिकल एंगल होगा। अच्छा, अब देखना, अगर n बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल आईसी क्या होगा? घटेगा। n बढ़ेगा तो देखना, साइन भी डायरेक्ट रिलेशन शो करता है ना एंगल के साथ। साइन का जो वैल्यू है, एंगल बढ़ाएंगे तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा, या ये कहें कि साइन का वैल्यू बढ़ रहा है तो एंगल बढ़ रहा है ना। तो अगर n बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा, है कि नहीं बोलो? और जब ये घटेगा तो आईसी भी घटेगा। तो n बढ़ने से साइन आईसी का वैल्यू घटेगा। ठीक, अब यहां से क्या ये कह सकते हैं, देखना भाई, लैम्डा घटेगा तो n बढ़ेगा तो आईसी घटेगा। क्या ये लिख सकते हैं? देखना, और हमने इसको और इसको मिला दिया, लैम्डा घटेगा, n बढ़ेगा और आईसी घटेगा। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ कि क्रिटिकल एंगल किसका छोटा होगा? लैम्डा और आईसी का डायरेक्ट रिलेशन टाइप का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आईसी फॉर रेड जो होगा वो ग्रेटर देन होगा आईसी फॉर ब्लू। तो ब्लू का छोटा होगा, रेड का क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा। तो बताना कौन पहले टीआईआर करेगा? जिसका पहले क्रिटिकल एंगल पहुंच जाए वो टीआईआर पहले कर जाएगा। तो पहले ब्लू का टीआईआर होगा क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल पहले पहुंचेगा, उसके बाद रेड का क्रिटिकल एंगल पहुंचेगा। ठीक है भाई, चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन को करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई, तो उस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये रिलेशन में लैम्डा स्क्वायर रहता है, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, जो हम लोग उससे इम्प्लीकेशंस निकाल रहे हैं वो सेम रहेगा, लैम्डा बढ़ने से n घटेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग इसी के बेसिस पे करके देखते हैं जो क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड है और वो लैम्डा से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 लाइट रेज हैं। ठीक, ये 3 लाइट रेज हैं, ये है रेड,
ये है ग्रीन और ये है ब्लू। ठीक, इन सब के लिए एन ऑफ रेड जो होता है वो 1.39 है, मान लेते हैं ये दिया हुआ वैल्यूज है। एन ऑफ ग्रीन जो है 1.44 है, और एन ऑफ, ये ग्रीन है भाई, और एन ऑफ ब्लू जो है वो 1.47 है। ठीक, तो हमको बताना है कि अगर ये लाइट फॉल कर रहा है, ये एंगल 45, ये एंगल 45, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म है, तो हमको बताना है कि इनके लाइट रेज आगे कैसे जाएंगे, है ना, ऐसे ड्रॉ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए। क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें, देखिए हम लोग का जो आई, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो TIR हो जाता है। तो हो सकता है कि यहां पे किसी का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो और किसी का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा हो। क्यों, देखिएगा ध्यान से, आप अगर नॉर्मल ड्रॉ करिएगा तो तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री आएगा। आई जो है कितना है 45 डिग्री, तो आई 45 डिग्री है सबके लिए, तीनों के लिए। अब हमको ये कंपेयर करना है कि IC किसका किसका 45 से छोटा, जिसका IC 45 से छोटा होगा उसके लिए TIR हो जाएगा, और जिसका IC 45 से बड़ा होगा वो TIR नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन IC होगा, तो वो TIR नहीं होगा। IC अगर 45 से बड़ा, ये 45 है ना, आई तो 45 है, ये अगर IC 45 से बड़ा हो गया नो TIR, है ना। और अगर IC 45 से छोटा है TIR हो गया। समझ में आया? तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखो भाई, आई को निकालना यहाँ मुश्किल है, सॉरी आई तो पता है, IC निकालना मुश्किल है क्योंकि वो साइन इनवर्स के टर्म्स में आएगा। तो क्या हम लोग साइन को कंपेयर कर लेंगे, साइन आई ग्रेटर देन साइन IC, क्या यही TIR का कंडीशन है, दोनों तरफ साइन ले लो। अगर एंगल बड़ा है तो साइन भी बड़ा होगा। अब साइन आई का वैल्यू कितना है भाई 1/√2, यानी ये है 1/1.414। ठीक, अच्छा साइन IC तीनों के लिए अलग अलग है, क्या होता है भाई साइन IC 1/n, 3 हमने लिखा है, एक रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए और एक ब्लू के लिए। बता दो साइन IC फॉर रेड, रेड के लिए n जो है 1.39 है, तो साइन IC 1/1.39, ये होगा 1/1.44, ये 1/1.47। ठीक, अब आप क्या हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये साइन आई है और ये साइन IC है, कौन बड़ा है भाई, ये नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये रेशियो, ये रेसिप्रोकल जो होगा वो छोटा होगा, मतलब यहाँ पे आई, ये साइन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, तो साइन आई जो है वो छोटा है, तो आई छोटा होगा IC से। समझ में आया? उसी तरह से यहाँ पे ये रेशियो, ये नंबर इससे बड़ा है, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल जो होगा वो छोटा हो जाएगा। तो अगर ये छोटा है मतलब यहाँ के लिए आई ग्रेटर देन IC है कि नहीं, ये साइन IC है ना भाई, साइन IC छोटा आ रहा है तो IC भी छोटा आएगा IC। उसी तरह से इसमें भी आई ग्रेटर देन IC आ गया कि नहीं आ गया, तो बताओ किसका किसका TIR होगा, जब आई ग्रेटर देन IC आया है तो TIR होगा, ग्रीन का TIR हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई, ब्लू का TIR हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लेकिन रेड का TIR नहीं होगा, वो रिफ्रैक्ट होकर आगे बढ़ जाएगा। तो ये लाइट रेज आपको इस तरह से ड्रॉ करने का दिया रहता है। तो हमने जैसा कि देखा था IC में और लैम्डा में डायरेक्ट रिलेशन आता है, दो को रिलेट किए थे ना भाई, एक कॉचीज रिलेशन से रिलेट किए थे, n बड़ा होने से लैम्डा, मतलब लैम्डा बड़ा होने से n छोटा हो जाता है कि नहीं, और n छोटे होने से IC बड़ा हो जाता है।
तो जिसका लैम्डा जितना ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल उतना बड़ा, तो उसके TIR होने की संभावना उतनी कम। जितना एंगल बड़ा होगा उसके TIR होने की संभावना उतनी कम होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट या लैम्डा से रिलेटेड है, इसको कॉपी कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं जो कि अगेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है, और वो है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आप देखें अगर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस तो 1/f जो होता है वो होता है n21 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्या फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है? हाँ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लैम्डा पे डिपेंड करेगा? तो अगर आप देखें ध्यान से सुनिएगा, लैम्डा बढ़ा तो n घटा, n घटा तो फोकल लेंथ बढ़ा, है कि नहीं? तो अगर मान लो कि हमने व्हाइट लाइट भेजा तो ज्यादा लैम्डा तो ज्यादा फोकल लेंथ, तो इसका मतलब रेड जो है वो आगे जाके मीट करेगा। समझ में आ रहा है? ये फोकस फॉर रेड हो गया और ये फोकस फॉर ब्लू हो गया। आ रहा है समझ में? क्या मतलब समझ में आया? इसकी वजह से एक डिफेक्ट आ जाएगा इस प्रिज्म, सॉरी इस लेंस में। कौन सा डिफेक्ट? इसको कहते हैं क्रोमैटिक डिफेक्ट। क्रोमैटिक डिफेक्ट। अपार्ट फ्रॉम क्रोमैटिक डिफेक्ट इस लेंस में स्फेरिकल एब्रेशन भी होगा, या क्रोमैटिक एबरेशन भी कहते हैं। एबरेशन मतलब डिफेक्टिव, है ना? एबरेशन मतलब डिस्टॉर्शन टाइप का। तो क्रोमैटिक क्यों? अगेन क्रोमा मतलब रिलेटेड टू लाइट, है ना? तो कलर से रिलेटेड है बेसिकली। तो कलर की वजह से जो डिफरेंट फोकल लेंथ आता है और लाइट अलग अलग बिहेवियर शो करता है, तो एक ही ऑब्जेक्ट का दो अलग अलग या 7 अलग अलग इमेज बनेगा, तो सब ओवरलैपिंग इमेजेस होंगे। ओवरलैपिंग इमेज का मतलब क्या होगा? हमको ब्लर्ड इमेज दिखेगा, है ना? क्योंकि बहुत सारे ओवरलैपिंग इमेज दिखे, है ना? जैसे शराबी को नहीं दिखता दो चीज, ऐसे दो खरा दो दिख रहा है, वैसे आपको दिखेगा लेंस के सामने बहुत सारा इमेज बना हुआ, तो वो डिस्टॉर्शन हुआ, एब्रेशन हुआ। तो इसको कहते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। इसके अलावा इसमें स्फेरिकल एब्रेशन भी होगा कि नहीं? स्फेरिकल एब्रेशन मतलब क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का है, तो इसकी वजह से फोकस जो होगा फॉर मार्जिनल रेज अलग आएगा और पैरेक्सियल रेज के लिए अलग आएगा। मार्जिनल रेज जो है वो अलग मीट करेंगे और पैरेक्सियल रेज अलग मीट करेंगे, है कि नहीं? फोकल लेंथ उसकी वजह से भी अलग आएगा। तो इसमें स्फेरिकल एब्रेशन भी आएगा और क्रोमैटिक एब्रेशन भी आएगा। क्रोमैटिक एब्रेशन समझ में आ गया? फोकल लेंथ का चेंज होना बिकॉज ऑफ द कलर एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट is called chromatic aberration and this is one of the defects in the lens। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि अगेन डिस्पर्शन से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कहां पे? प्रिज्म में। रिफ्रैक्शन के हर एक टॉपिक को टच करते हुए उसका इफेक्ट देख रहे हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब लास्ट में आता है प्रिज्म। प्रिज्म पे क्या इफेक्ट आता है देखिएगा। प्रिज्म में हमने बात किया था डेविएशन, डेल्टा। तो डेल्टा क्या बात किया था, कितना आया था भाई? n-1 इंटू ए। क्या आया था कि नहीं? बोलो। yes. है ना? इसको हमने मिनिमम डेविएशन कहा था, लेकिन बोला था कि अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म हो तो यही डेविएशन भी होता है। ठीक, चलिए, तो ये डेल्टा है। लेकिन आप सोचिए कि क्या अलग अलग कलर अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे? हाँ, क्योंकि अलग अलग कलर का n अलग अलग होगा। तो लैम्डा अगर ज्यादा है तो n कम है, और n कम है तो डेल्टा भी कम है। तो बताओ भाई, लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है? रेड का। किससे ज्यादा है? ब्लू से। बाकी आप उसी रेशियो में विबग्योर के ऑर्डर में आप बाकी रिलेशंस को भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग केवल दो को कंपेयर कर रहे हैं, लैम्डा ऑफ रेड, लैम्डा ऑफ ब्लू। अच्छा, आप चाहें तो वायलेट लिख लें, बट एनसीईआरटी ने ब्लू यूज किया तो आप ब्लू यूज कर सकते हैं। तो लैम्डा रेड, लैम्डा ब्लू, इसको यहाँ पे n लिख सकते हैं, n ऑफ रेड लेस देन n ऑफ ब्लू या वायलेट। ठीक है,
आगे वॉयलेट का यूज करना है इसलिए वॉयलेट लिख लिया, कोई दिक्कत? आप यहाँ भी चाहें तो ये लिख लें, वॉयलेट ही लिख लें, ठीक। तो किसका डेविएशन ज्यादा होगा भाई? डेल्टा आर लेस देन डेल्टा वी। सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा बोलो? वॉयलेट, है ना। तो लाइट ऐसे जाएगा, सबसे नीचे आएगा, वॉयलेट यहाँ आ गया, फिर वॉयलेट यहाँ आ गया, सबसे नीचे वॉयलेट, रेड ऊपर रह गया, रेड ऐसा रह गया। तो इसलिए जो ऑर्डर होता है वो ऐसे रहता है, विब ग्योर, है ना, ये रिश ऑर्डर रहता है, नीचे से बेस की तरफ से विब ग्योर रहता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन। देखिए सबका डेविएशन अलग अलग है कि नहीं, है ना, सबका डेविएशन अलग अलग। एंगुलर डिस्पर्शन किसको कहते हैं? देखिए एंगुलर डिस्पर्शन को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक। और ये एंगुलर डिस्पर्शन होता है बेसिकली डेल्टा ऑफ v माइनस डेल्टा ऑफ r, ठीक है। डेविएशन, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है और रेड का डेविएशन क्या है? सबसे कम है। उनके बीच का जो गैप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्शन। आप इसको थीटा से डिनोट करेंगे, डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से डिनोट कर देंगे। तो ये थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है वास्तव में, ठीक है। ये कैसे निकलता है? देखिए कैसे, ये वाला जो पूरा है ये है डेल्टा ऑफ बी, ठीक है। क्या है? डेल्टा ऑफ बी। और ये क्या है बोलो? डेल्टा ऑफ आर, है कि नहीं बोलो? अरे डेविएशन तो होता है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ ना, तो डेल्टा ऑफ बी डेल्टा ऑफ आर दोनों आ गया भाई। अब क्या करेंगे? डेल्टा ऑफ बी क्या लिख लेंगे बोलो? एन वी माइनस 1 इंटू ए लिखेंगे कि नहीं बोलो? माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो क्या आ गया बोलो? एन वी माइनस एन आर इंटू ए, ठीक है। ये आ गया एंगुलर डिस्पर्शन। इसको मान लो थीटा से हमने डिनोट कर दिया, दिस इज दैट एंगल। अच्छा, एक चीज होता है जिसको कहते हैं मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन। तो येलो कलर जो है ना उसके डेविएशन को मीन डेविएशन कहते हैं। एन ऑफ सॉरी डेल्टा ऑफ वाई, डेल्टा ऑफ वाई इज कॉल्ड मीन डेविएशन, ठीक। तो डेल्टा वाई क्या लिखेंगे? एन वाई माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। कई बार इसको n माइनस 1 इंटू ए भी लिखा जाता है क्योंकि उसी को मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, एन वाई को ही मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज आता है जिसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। प्रिज्म के पास कितना डिस्पर्सिव पावर है? डिस्पर्सिव पावर क्या है भाई? डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये एक्चुअली डिफाइन किया जाता है एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। तो ओमेगा क्या लिख लेंगे? देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहां से और वहां से ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा बोलो? एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1। ये येलो का है, लेकिन कई बार आप देखेंगे वाई नहीं भी लिखा रहेगा, एन लिखा रहेगा खाली, तो समझ लीजिए कि वो बेसिकली मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हमको एन वाई अलग से नहीं दिया है तो आप एन वाई को निकालने के लिए ऐसा कर सकते हैं, एन वी प्लस एन आर बाई, ऐसे करके आप एन को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया डिस्पर्शन से रिलेटेड जो चीजें हमें स्कूल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़नी है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।